चलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। काव्यमंजरी का नेक्स्ट चैप्टर है बादल को घिरते देखा है, जिसके कवि नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन जी का कवि परिचय। नागार्जुन जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में बिहार राज्य में दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में हुआ। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास जैसी सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, खून और शोले, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, रत्न गर्भा, तुमने कहा था, प्रेत का बयान आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, जमनिया का बाबा, रतिनाथ की चाची इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सन 1968 में इन्हें मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1988 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें मध्य प्रदेश का कबीर तथा बिहार का राजेंद्र प्रसाद सम्मान भी प्राप्त है। सन 1998 में इनका देहावसान हो गया। इनके काव्य में प्रकृति प्रेम, जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख तथा मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रधानता है। प्रस्तुत कविता में चित्रात्मक शैली में बादलों के घिरने के वातावरण के साथ साथ प्राकृतिक छटा का शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रस्तुत कविता में नागार्जुन जी द्वारा उपर्युक्त अंश में हिमालय के वर्षाकालीन सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि मैंने अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को। कवि कहते हैं कि मैंने निर्मल चांदी के समान श्वेत और बर्फ से मंडित पर्वत की चोटियों पर घिरते हुए बादलों के सुंदर एवं मोहक दृश्य को देखा है। मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। मैंने मान सरोवर झील में खिलने वाले सोने जैसे कमल पुष्पों पर मोती के समान चमकदार अत्यधिक शीतल जल की बूंदों, ओस के कणों को गिरते हुए देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उस पर्वत प्रदेश में हिमालय के ऊंचे शिखर रूपी कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें फैली हुई हैं। उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। कवि कहते हैं कि मैंने उन झीलों के नीचे शीतल स्वच्छ तथा निर्मल जल में गर्मी की तपन के कारण व्याकुल और समतल क्षेत्रों से आए अर्थात मैदानी भागों से आए हंसों को कसैले और मधुर कमलनाल के तंतुओं को
खोजते हुए उन झीलों में तैरते हुए देखा है। मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल रूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि हिमालय के मोहक दृश्य को चित्रित करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु के प्रभात के समय, बसंत ऋतु का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बसंत ऋतु के प्रभात के समय मंद मंद धीमे धीमे वायु बह रही थी, बाल रूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, पर्वत की चोटियों पर बाल सूर्य की किरणें पड़ रही थी, अर्थात प्रातः काल की लालिमा उस पर्वत की चोटी पर पड़ रही थी। तब मैंने चकवा चकवी, एक पक्षी का जोड़ा है जिन्हें श्राप मिला है कि रात होते ही वे अलग हो जाते हैं, तब मैंने उस चकवा चकवी को, जिन्हें किसी श्राप के कारण रात होते ही एक दूसरे से अलग हो जाना पड़ता है, वो विरह में व्याकुल होकर क्रंदन करने लगते हैं। उस प्रातः काल के समय उनका क्रंदन बंद हो जाने पर सरोवर के किनारे हरी घास पर प्रेम क्रीड़ा करते देखा है, मैंने बादलों को घिरते देखा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले पद में आपने बसंत ऋतु के प्रभात का वर्णन बताया गया है। नेक्स्ट पद है दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रस्तुत पद में हिमालय की दुर्गम बर्फ से ढकी घाटियों में सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर, 7 सहस्र फुट ऊंचाई पर, सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर मैंने अपनी ही नाभि से, अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। कवि कह रहे हैं कि हिरण जो है अपनी ही नाभि से उठने वाली मोहक तथा नशीली सुगंध के पीछे दौड़ती हुई सुंदर कस्तूरी हिरण को स्वयं पर चिढ़ते देखा। कवि का भाव यह है कि कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी सुगंध अत्यंत मोहक तथा मादक होती है। मृग को यह पता नहीं चलता कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है, वह उसे ढूंढते दौड़ता रहता है तथा स्वयं पर चिढ़ता रहता है, क्योंकि उसे वह सुगंध कहीं से प्राप्त नहीं होती। मृग उस सुगंध को जंगलों में, वनों में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसकी स्वयं की नाभि से आती है। अंत में जब वह नहीं मिलता तो वह अपने पर ही चिढ़ जाता है। नेक्स्ट पद है कहाँ गया धनुपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का,
ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझारिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि हिमालय प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसी हिमालय पर धन के स्वामी कुबेर का निवास स्थान माना जाता है, पर आज उनका कोई अता पता नहीं है। आज कुबेर की राजधानी अलका का भी कोई चिन्ह शेष नहीं है। आज कालिदास के मेघदूत का भी कहीं अता पता नहीं मिलता। कालिदास ने हिमालय प्रदेश में मेघदूत की कल्पना की थी, पर आज वह कहीं नहीं दिखता। कवि प्रश्न करते हैं कि हो सकता है वह कहीं बरस पड़ा हो। कवि कहते हैं कि जाने दो, मेघदूत तो कवि की कल्पना थी, मैंने तो भीषण जाड़ों में कैलाश के आकाश को चूमने वाली ऊंची ऊंची चोटियों पर मेघों को आंधी तूफान से गरज गरज कर भिड़ते देखा है, मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। उपर्युक्त पद में यह माना जाता है कि धन का स्वामी कुबेर कैलाश पर्वत पर अलका नगरी में रहता है। इसी प्रकार कालिदास ने वर्णन किया है कि आकाश गंगा में निर्मल जल बहता है। कवि प्रश्न करते हैं कि वह अलका नगरी और आकाश में बहने वाली गंगा अब कहाँ गई। कालिदास के मेघदूत काव्य में बादल को दूत बनाकर यक्ष अपना संदेश अलका नगरी को भेजता है, परंतु वह खोजने पर भी कवि को उस दूत बनाकर भेजे गए बादल का कहीं पता नहीं चला। हो सकता है कि वह दूत बनकर आया बादल कहीं यहीं पर इस पर्वत के शिखर पर बरस पड़ा हो। नेक्स्ट पद है, सक्त सक्त निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देव दारु कानन में, सोड़ित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्र नील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, सतदल लाल कमल वेड़ी में, रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षासो पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निभाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रूढ़ आँखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि किन्नर प्रदेश की शोभा का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। कवि के अनुसार आकाश में बादलों के छा जाने के पश्चात किन्नर प्रदेश की शोभा अनुपम हो जाती है। सैकड़ों छोटे बड़े झरने अपनी कलकल ध्वनि से देवदारू के वन को गुंजायमान कर देते हैं। भाव यह है कि पर्वतों से गिरते हुए झरनों की ध्वनि वन में गूंज रही है। इन्हीं वनों के बीच में लाल और श्वेत भोजपत्रों से छाए हुए कुटीर के भीतर किन्नर और किन्नरियों के जोड़े विलासमय क्रीड़ा करते रहते हैं। उनके केश
अर्थात बाल विभिन्न रंगों के सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित हैं। उनके गले शंख जैसे हैं तथा बहुत सुंदर दिखते हैं। वे अपने गलों में इंद्र नीलमणि की माला धारण किए हुए हैं, कानों में नीलकमल के कर्णफूल पहने हुए हैं तथा उनकी बेड़ी अर्थात चोटी लाल कमलों से सुसज्जित है। किन्नर प्रदेश के नर नारियों के मदिरा पान करने वाले पात्र भी चांदी के बने हुए हैं। वे मणि जटित तथा कलात्मक है। वे अपने सम्मुख चंदन की टीपाई कर मदिरा के पात्रों को रखे हुए हैं तथा स्वयं कस्तूरी मृग के नन्हे बच्चों की कोमल छाल पर आसन लगाकर पलथी मारकर बैठ जाते हैं। मदिरा पान करने के कारण उनके नेत्र लाल रंग के हो जाते हैं तथा उनमें उन्माद छा जाता है। मदिरा पान करने के बाद वे लोग मस्ती को प्रकट करने के लिए अपनी कोमल और सुंदर अंगुलियों से सुमधुर स्वरों में बंसी का तान छेड़ते हैं। कवि कहते हैं कि इन सभी नयनाभिराम एवं मनोहारी दृश्यों को मैंने देखा है और मैंने बादल को घिरते हुए देखा है।